उर्मी रानी की कथा बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर गांव में नरोत्तम नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। उसका चावल और गेहूं बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। वह बहुत धनी था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्यों को दिखाया और कई मंदिरों में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन नरोत्तम ने कहा, नेहा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति हो। नेहा ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है हमें इस जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। नरोत्तम ने कहा, नेहा, बस भी करो। भगवान से कितनी बार प्रार्थना करोगी? जब भगवान की यही मर्जी है कि हम संतान के बिना रहे, तो यही ठीक है। नरोत्तम मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु नेहा उसकी एक नहीं सुनती थी और वह दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। और जो भी खाली समय बचता था उसमें वह पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, नेहा के घर की छत पर कहीं से एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और छत पर घोंसला बनाकर रहने लगता है। यह देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। वह उन्हें रोज दाना पानी डालती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने घोंसले में एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। अचानक एक दिन नेहा देखती है, अरे, इतना अंधेरा हो गया है, परंतु मैना पक्षी का जोड़ा अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो उसके अंडे को कौन देखेगा? नेहा ने कई दिनों तक उन पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार किया, परंतु वह मैना पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आया। तब नेहा ही उस घोंसले में रखे अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती थी, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। वह रोज रात को दोगुना आकार में बढ़ जाता था। यह देखकर नेहा को डर भी लग रहा था। एक दिन नेहा ने देखा कि वह अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। यह देखकर वह जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों यह देखकर बहुत ही अचंभित थे। नरोत्तम बोला, नेहा, एक मैना पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? नेहा बोली, वही तो देखकर मैं भी हैरान हो रही हूँ। दोनों अंडे को देख रहे थे, तभी वह अंडा लुढ़ककर नेहा के पैरों के पास आ जाता है। नेहा ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची निकली। दोनों ने उस बच्ची को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही साथ बहुत खुश भी हुए। नेहा ने जल्दी से उस बच्ची को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। नरोत्तम बोला, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक मैना के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है? नेहा बोली, हाँ, यह तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाने दीजिए, भगवान की महिमा से हमें तो बच्ची मिल गई है ना। नरोत्तम बोला, यह लड़की मैना के अंडे से निकली है, इसलिए हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। दोनों ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने मैनावती का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब मैनावती बड़ी हो गई। वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखते ही रह जाता। एक दिन मैनावती गांव के बाहर सरोवर से पानी लाने गई थी। उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ घूमने के लिए आया था। जब उसने मैनावती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने मन बना लिया कि मैं इससे ही शादी करूंगा। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित होकर सेनापति से बोला, सेनापति, पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन हैं। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जल्दी से इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। सेनापति ने जल्दी से उस लड़की के बारे में पता लगा लिया और बोला, महाराज, वह हमारे राज्य के अमरपुर गांव की लड़की है और उसके माता पिता एक व्यापारी है। राजा बोला, ठीक है सेनापति जी, उनके पास हमारे विवाह को लेकर प्रस्ताव भेज दीजिए। सेनापति राजा के विवाह का प्रस्ताव लेकर नरोत्तम व्यापारी के घर गया और उससे कहने लगा, इस राज्य के राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। नरोत्तम बोला, ठीक है सेनापति जी, हम अपनी बेटी की शादी राजा से करने के लिए तैयार हैं। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।
नरोत्तम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह नेहा के पास जाकर बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारी बेटी के तो भाग खुल गए। इस राज्य के राजा भवानी सिंह हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर नेहा बड़ी खुश होती है। बड़ी धूमधाम से मैनावती का विवाह राजा भवानी सिंह से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बनकर महल में आई थी। Yeah. Niva Bupa Health. महल में चारों तरफ मैनावती की चर्चा हो रही थी। यह सब सुनकर बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत ही जलन हो रही थी। राजा को यह बात पता थी कि मैनावती मानव गर्भ से नहीं बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय मैनावती के साथ ही बीतता था। राजा प्यार से मैनावती को मैना सुंदरी कहकर बुलाते थे और कोई भी बात होती तो राजा उनसे ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी जलने लगी। बड़ी रानी मन में सोचने लगी, अब बहुत हो गया, मुझे हमेशा के लिए इसको महल से निकालना होगा। एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती है और बोलती है, मैनावती, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के पेट से नहीं जन्मी हो, तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। बताओ तुम्हारी जान किसमें बसती है? मैनावती ने कहा, दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। बड़ी रानी बोली, देखो मैनावती, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और उससे कितना ईर्ष्या करती है। इसलिए मैनावती बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, दीदी, मेरे मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है और उस लकड़ी के संदूक में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है और उसी माला में मेरे प्राण है। यह सब बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, परंतु ध्यान रखना, हम रानियों के अनेकों दुश्मन होते हैं और हमें हमारी जान का हमेशा खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मैनावती उसकी यह बातें सोचने लगी। तभी वहां पर राजा भवानी सिंह आ जाते हैं और कहते हैं, किन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, हमें भी तो बताओ। मैनावती बोली, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं। राजा बोला, मैना सुंदरी, ये कैसी अपशगुन बातें कर रही हो? मैनावती बोली, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। महाराज, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं बल्कि एक महल बनवाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और ज़रूरत के सारे सामान भी रखवा देना। राजा बोला, बस अब शांत भी हो जाओ मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। यह कहकर राजा ने मैना सुंदरी को गले लगा लिया। राजा ने देखा कि मैनावती को बहुत तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधियाँ दी और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गए और राजवैद्य को उपहार में बहुत से सोने के सिक्के दे दिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि राजा की यह पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं थी। राजा बहुत खुश थे। अब वह छोटी रानी की बहुत देखभाल करने लगे। यह देखकर बड़ी रानी ने सोचा कि जब से छोटी रानी आई है तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते, अब हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह सोचकर बड़ी रानी अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाती है और कहती है, सुनो दासी, तुम जल्दी से एक गोताखोर को बुला लाओ और हाँ, ध्यान रखना, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। दासी भागी भागी नगर में जाती है
और गोताखोर से कहती है, सुनो गोताखोर, तुम्हें बड़ी रानी ने इसी वक्त राजमहल में बुलाया है, और हाँ ध्यान रखना, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, वरना रानी तुम्हें जान से मरवा देगी। गोताखोर कांपता हुआ दासी के साथ राजमहल में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, आपने मुझे कैसे याद किया? रानी ने कहा, सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत मैना सुंदरी के मायके जाओ, और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उनके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है, और उस संदूक में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी, और याद रखना, अगर तुम इस काम में असफल रहे या यह बात किसी को कानो कान खबर चली तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। गोताखोर बोला, ठीक है महारानी जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं आपको आज ही वह डिबिया लाकर देता हूँ। वह मैनावती के मायके चला गया, और जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो मौका देखकर घर में घुस गया, और कुएं में से लकड़ी के संदूक को खोलकर उसमें से छोटी सी डिबिया निकाल ली। संदूक से डिबिया के निकलते ही मैनावती की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर वह डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप देता है। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, मैनावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी ने उस डिबिया से माला को निकालकर अपने गले में पहन लिया। जब बड़ी रानी ने उस माला को अपने गले में पहन लिया तो रानी मैनावती की सांस एकदम से रुक गई, और वह मूर्छित होकर नीचे गिर गई। राजा ने यह देखा तो जल्दी से राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने रानी को देखा तो उनकी सांस रुक चुकी थी। राजवैद्य बोला, महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगे। पूरे महल में मातम सा छा गया। सभी लोग सोच रहे थे यह कैसे हो गया। उधर बड़ी रानी मैनावती की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, अब तो मैनावती की जान मेरे हाथों में है, अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है, हमें उनके शरीर को जलाने के लिए जाना होगा। राजा बोला, नहीं मंत्री जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाएं और उसके आंगन में हमारी रानी मैनावती के शरीर को रखवा दीजिए, और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न कर पाए। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए, सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारी मैना सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान थे कि महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, और उस महल के आंगन में मैनावती के मृत शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया गया। मैनावती की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी, और वह सोच रही थी कि चलो हमेशा के लिए मैनावती चली गई, अब महाराज मुझे ही मानेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। इधर राजा बहुत दुखी थे, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा मैनावती की यादों में खोए रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर को जलाने से मना क्यों किया था? क्या वह फिर से जीवित होकर लौट आएगी? परंतु ऐसा नहीं हो सकता, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। राजा अपने दिल को समझा लेते हैं। वह मैनावती की याद में कभी कभी उस महल के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। एक दिन राजा ऐसे ही मैनावती के महल की तरफ चक्कर लगा रहे थे, तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर राजा बहुत हैरान थे। वह सोचने लगे, यह बच्चे के रोने की आवाज़ इस महल से कैसे आ सकती है? आखिर कोई भी बच्चा महल में कैसे प्रवेश कर सकता है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गए। तब राजा ने देखा कि मैनावती के मृत शरीर के पास उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा एकदम से चुप हो गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कौन है
और यहाँ पर कैसे आया है। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलाया, फिर वह बच्चा उनकी गोद में ही सो गया। तब राजा ने उसे मैनावती के बगल में सुलाकर चल दिए। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में घुस गए। तब राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से उसे गोद में लिया और थोड़ी देर खिलाने के बाद बच्चा फिर से सो गया। तो राजा ने उसे मैनावती के मृत शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाते और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैनावती के पास सुलाकर चले आते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह लड़का बड़ा हो गया था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजा ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है। उस लड़के ने मैनावती के मृत शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मेरी माँ यही है। यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान थे। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है। लड़का बोला, मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है। यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान थे। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, मैनावती बिल्कुल निष्प्राण लेटी हुई है। यह इस बच्चे को खाना कैसे खिला सकती है। राजा बोला, बेटा कब जागती है तुम्हारी माँ। लड़का बोला, मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है, फिर सुबह होने से पहले ही वह सो जाती है। राजा बोला, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उससे पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती रहती हो और रात को ही जागती हो, ऐसा क्यों। लड़का बोला, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा। यह कहते कहते बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसको मैनावती के बगल में सुलाकर चले जाते हैं। मैनावती के प्राण उस माला में ही थे और बड़ी रानी उस माला को दिन में पहने रहती थी। तब मैनावती के शरीर से प्राण निकल जाते थे और वह बिल्कुल निष्प्राण हो जाती थी। परंतु बड़ी रानी रोज उस माला को रात में सोने से पहले खोल कर रख देती थी। तब मैनावती के शरीर में उसके प्राण आ जाते थे। मैनावती जब रात को जागी और उस बच्चे को खाना खिला रही थी, तब बच्चा बोला, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती बोली, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा बोला, माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैनावती यह बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें किसने खाना खिलाया। लड़का बोला, माँ मुझे राजा साहब ने खाना खिलाया। वह रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं और मेरे साथ थोड़ी देर खेलने के बाद चले जाते हैं। माँ वह पूछ रहे थे कि जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उनसे पूछना कि तुम दिन में ही सोती हो और रात में जागती हो, ऐसा क्यों। मैनावती ने सोचा कि राजा को सारी बात बताने का यही सही समय है। वह बोली, सुनो बेटा, कल राजा साहब आए तो उनसे बोलना कि बड़ी रानी के गले में चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी माँ के प्राण बसे हुए हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, जिससे मेरी माँ का शरीर निष्प्राण हो जाता है और बड़ी रानी रोज रात को सोने से पहले वह मोतियों की माला उतार देती है। तब मेरी माँ के मृत शरीर में प्राण आ जाते हैं और वह जाग जाती है। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। तब वह बच्चा बोलता है, राजा साहब मेरी माँ बोल रही थी कि बड़ी रानी के गले में जो माला है उसमें ही मेरे प्राण है। अगर वह माला मुझे मिल जाए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। राजा समझ गए कि बड़ी रानी को मैना सुंदरी से बहुत जलन थी। Zoom info. What did I miss last week? Zoom Info agent qualified 13 leads. 6 demos are scheduled for this week. जिस कारण वह मैना सुंदरी को जान से मारना चाहती थी। आज मैना सुंदरी की यह दशा बड़ी रानी की वजह से ही हुई है और उसकी इस करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगी। इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना बहुत जरूरी है। राजा बड़ी रानी से माला को लेने की योजना बनाने लगे। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, महारानी आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है, इसे उतार दीजिए। बड़ी रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं उतार सकती। यह माला मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं इस माला को नहीं उतार सकती। राजा समझ गए कि बड़ी रानी से यह माला लेना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाते हैं और बोलते हैं, रानी मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस बच्चे के पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है।
मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ? क्या आप कुछ दिनों के लिए उस बच्चे का पालन पोषण कर पाओगी? बड़ी रानी बोली, हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस छोटे से बच्चे को लाइए। हमारी कोई संतान नहीं है, मैं उसका कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा मैनावती के महल में जाते हैं तब वह उस बच्चे से बोलते हैं, बेटा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ तुमको वैसे वैसे ही करना है। तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी उस मोतियों की माला को पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे थोड़ी देर इस माला के साथ खेलना है, और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी वह मोतियों की माला अपने गले से उतार कर तुमको ना दे दे। लड़का बोला, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं योजना के अनुसार ही काम करूँगा। महल में सभी लोग उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। जैसे ही बच्चा गोद में जाता है तो वह माला को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे इस माला के साथ खेलना है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, मुझे यह माला दे दो। ऐसा कहकर वह लड़का जोर जोर से रोने लग जाता है। रानी बोली, नहीं नहीं बच्चे, यह माला तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लेकर आती हूँ। परंतु वह बच्चा उस माला के लिए जिद पकड़े रहता है और जोर जोर से रोने लगता है। महल के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने फुसलाने लगते हैं, परंतु वह बच्चा माला की रट लगाए बैठा था। ऐसा मानो अगर उसे वह माला ना मिले तो उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना के अनुसार वहां पर राजा आ जाते हैं और वह रानी से बोलते हैं, महारानी, आप ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? आप इतने बड़े राज्य की महारानी है और आप एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए बच्चों जैसी जिद कर रही है कि मैं ये माला नहीं दूंगी। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब रानी सोचने लगी कि अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाता तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए माला इस बच्चे को दे देती हूँ और जब इस बच्चे का मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूँगी। बड़ी रानी वह माला अपने गले से निकालकर उस छोटे बच्चे को दे देती है। बच्चा माला को लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वह मोतियों की माला को लेकर राजा को दे देता है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। माला के डालते ही मैनावती के मृत शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं और मैनावती राजा से कहती है, महाराज, मेरे प्राण इस मोतियों की माला में ही बसते। माला को मैनावती के गले में डाल देता है। माला के डालते ही मैनावती के मृत शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं और मैनावती राजा से कहती है, महाराज, मेरे प्राण इस मोतियों की माला में ही बसते हैं। अगर यह माला कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है तो मेरे प्राण चले जाते हैं। राजा बोला, मैनावती, मैं सब जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिन इसी महल में रहो और मैं तुम्हें सही समय आने पर अपने साथ राजमहल में ले चलूँगा। इसके बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं। बड़ी रानी बहुत परेशान थी। वह बोली, महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो वो यहीं पर था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सोच रही थी कि शायद वह आपके साथ ही होगा। राजा बोला, नहीं नहीं रानी साहिबा, वह तो हमारे साथ नहीं है। देखिए, यहीं इधर उधर खेल रहा होगा। फिर रानी बहुत देर तक बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन वह बच्चा नहीं मिलता है। तभी राजा रानी के पास आकर बोलते हैं, रानी साहिबा, हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है और आपकी जान को बहुत खतरा है। रानी बोली, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। राजा बोला, हाँ महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तहखाना बनवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया है और आप वहीं पर कुछ दिन आराम से रहिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। रानी बोली, हाँ महाराज, आप जब तक कहेंगे तब तक मैं उसी तहखाने में रहूंगी, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। राजा बड़ी रानी को ले जाकर तहखाने में बंद कर देता है। बड़ी रानी को पता चल गया कि राजा सभी बातों को जान गए हैं। राजा बोला, रानी, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ इतना बड़ा छल किया है उसकी यही सजा है
कि तुम इसी तहखाने में जिंदगी भर रहोगी। बड़ी रानी बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी, तुमने माफ कर देने वाले काम कभी नहीं किए, अब तुम इसी तहखाने में जिंदगी भर रहो। फिर राजा छोटी रानी के महल में जाते हैं और अपने रथ पर अपने बच्चे और रानी मैनावती को पूरे सम्मान के साथ राजमहल लाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट